अजीज़ तलबा व तालिबात, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज की इस क्लास में हम यूरोपी नवाबादियाती ताकतों का हिंदुस्तान में आना और किस तरह अंग्रेज़ी साम्राज्याती ताकतें यहाँ अपनी हुकूमत को कायम किया, इसको गुफ्तगू के ज़रिए से समझने का कोशिश करेंगे। इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। वो प्रोफेसर मुश्ताक अहमद काव साहब, जो शोबा तारीख़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सदर हैं। इस गुफ्तगू में मुश्ताक अहमद काव साहब, हम आपका दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। गुफ्तगू का टॉपिक है यूरोपी नवाबादियाती ताकतें किस तरह और किस वजह से हिंदुस्तान में आए हैं और क्या हालात थी जो इनके आने के काम में फैसिलिटेट किया है। क्या आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं खाली हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं देखना चाहूँगा, बल्कि दुनिया के तनाजुर में देखना भी चाहूँगा। वजह यह है कि जो हमने आज तक तहकीकी तजुर्बा हमें हासिल हुआ है, उसमें हमें ये पता चला है कि अगर आपने अपने आप को जानना है, आप ये जानने की कोशिश कर दीजिए कि आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपने अपने ख़ानदान को देखना है, आप ये कोशिश कर लीजिए कि आप किस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अपने मोहल्ले को जानना है, आप ये जानने की कोशिश कर दीजिए कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपने मुल्क को जानना है, आपने रीजन को जानना है, और आपने रीजन को जानना है, आपने दुनिया को जानना है। मतलब मेरा यह है कि एक लिंक है, एक लिंक है लोकल कंडीशंस का, रीजनल कंडीशंस का एंड ग्लोबल कंडीशंस का। तो लोकल और ग्लोबल में हाँ, एक लिंक है। इसलिए जो सवाल यह है कि जाहिर से मेरा मतलब यही है कि एक रिश्ते के तहत हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले कैसे आ गए वो यहाँ पे, वो बाद की बात है, लेकिन पहला सवाल जो है कि उस वक्त यूरोप के हालात 15वीं सदी में कैसे थे। जैसे एक कंडीशन वहाँ पे थी कि आमरियत का दौर था, आमरियत का दौर था, बादशाहत का दौर था। दूसरा ये था कि अभी कौम पसंदी का तस्वर वजूद में नहीं आया था। तीसरा ये था कि जो ममालिक वहाँ पे थे, चाहे फ्रांस का नाम दे दो, जर्मनी का, पूरा जर्मनी नहीं था उस वक्त, प्रशिया माना जाता था, आपस में इन लोगों की ज़बरदस्त रसाकशी थी। और चौथा जो अहम, जो हमें हिंदुस्तान की तरह ले आता है कि तिजारत, उनकी इक्तिसादियात का, तिजारत का एक अहम हिस्सा था। अब तिजारत जो है यूरोप का, ये 15वीं सदी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि 15वीं सदी से पहले भी हिंदुस्तान और यूरोप के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात आपस में थे। अगर आप पीछे जाएंगे कबल मसीह में, आप देख लेंगे कि ये जो आपका रोमन एम्पायर है, इंडियन सिविलाइजेशन और रोमन एम्पायर का आपस में चोली दामन का साथ था, रिश्ता था। और दूसरी चीज़ों के अलावा जो अहम चीज़ इस रिश्ते को निभाने में पेश थी, वो तिजारत था। लेकिन खाली फ़र्क ये था कि तिजारत एक महदूद लेवल का तिजारत था, एक महदूद लेवल का तिजारत था। क्वांटिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज इट वाज वेरी लिमिटेड। लेकिन 15वीं सदी के बाद इस तिजारत के मकदार में बहुत हद तक ज़्यादा हो गया। वजूहात, दो वजूहात है। एक वजूहात ये है कि तब तक तो सारी तिजारत जो है अक्सर व बेशतर सड़क के रास्ते से होती थी, जिसके लिए शाहराह अब्रेशम, जिसको हम शाहराह बुजुर्ग भी कहते हैं, उसमें उसका बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। लेकिन 1498 में जब वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान को डिस्कवर किया, डिस्कवर होने के बाद नया रास्ता, कैप ऑफ गुड होप, वजूद में आया। उससे पहले का जो रास्ता तिजारत का था, रोमन एम्पायर का हिंदुस्तान के साथ तिजारत मेडिटेरेनियन सी से होता था। लेकिन वो मेडिटेरेनियन सी का रास्ता जो था, वो काफ़ी मुश्किल तरीन रास्ता था,
وہ مطلب اس میں جگہ کی کمی کہیں پہ تھی، جہازوں کا آنا جانا کم تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں اٹالین اطالوی حکومت جو ہے یا ٹرکش حکومت بارہا ان تاجروں کو تنگ کیا کرتے تھے. اس لیے اسپین اور پورچگال جو تجارت ان دونوں کیا کرتے تھے ان کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، فرانچ پیپل کے لیے، تجارت تاجروں کے لیے بھی یہ ایک ہمیشہ مسئلہ تھا کہ یہ جو میڈیٹرین روٹ سے جو تجارت ہوتی ہے وہ کم ہے اور ڈفیکلٹیز اس میں ہے. اس لیے 1498 میں جو واسکو ڈی گاما نے نیا روٹ نکال دیا افریقہ کے تھرو سے، کیپ آف گڈ ہوپ، اسے ایک انقلاب آ گیا. اور انقلاب میں کیا ہو گیا کہ ڈائریکٹلی فرانس سے، ہالینڈ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، جتنے بھی یورپین کنٹریز کے ممالک تھے ان کے تاجر ایک دم اسی نئے راستے کو انہوں نے کھوج کر کے ہندوستان میں اپنی جگہ بنانے کی. نتیجتاً کیا ہوا، یہ نہیں ہے کہ خالی تجارت بڑھ گئی، لیکن بلکہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں تجارتی کمپنیوں کی تعداد ایک جماوڑا شروع ہو گیا. اور یہ جماوڑے میں ایک طرف سے آپ پورچگیز کمپنی کو دیکھ لیں گے، دوسری طرف سے اسپینش کمپنی کو دیکھیں گے، تیسری طرف سے ڈچ یا ہالینڈ کی اس تجارتی کمپنی کو دیکھیں گے، چوتھی طرف سے آپ فرانس کی تجارتی کمپنی کو دیکھیں گے، اور پانچویں طرف سے آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں پہ دیکھ لیں گے. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ ہمیشہ ہم نے پڑھا بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ جہاں پہ جماوڑا ہوتا ہے وہاں پہ رسا کشی ہوتی ہے، ہمیشہ رسا کشی ہوتی ہے. جو ہی یہ لوگ آئے ہندوستان میں، ڈائریکٹلی یہ ہندوستان کے اندر نہیں چلے گئے، بلکہ آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کے کوسٹل ایریاز کو چن لیا. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال سائڈ لے لیا، یہ جو پورچگیز ہیں انہوں نے گوا دمن دیو کو پکڑ لیا، فرنچ جو ہے انہوں نے دکن پلیٹو کو لے لیا. مطلب ہندوستان کے اندر ان کا داخلہ ابھی نہیں ہوتا، باہر باہر سے ان نے شروعات کی تھی اس وقت. لیکن پھر جو یہ طاقتیں یہاں پہ بڑھتی گئی، ان کے اپنے کنسرن جو گورنمنٹ سے انہوں نے ان کو پورا سپورٹ دے دیا. چاہے برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سپورٹ دے دیا، پورچگیز کمپنی کو انہوں نے اپنی حکومت نے سپورٹ دے دیا. وجہ یہ ہے کہ تجارت ان کی اقتصادیات کا ایک بہت بڑا اہم حصہ تھا، اور انہوں نے خالی ان کو پرمیشن ہی نہیں دیا بلکہ ان کو فوجی بھی دے دیے. نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کمپنی ہندوستان میں آئی ان کے ساتھ فوجی بھی تھے، ان کے ساتھ فوجی طاقتیں بھی تھی. اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ جہانگیر کے کوٹ میں آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرمیشن لے لی. جیسے پورچگیز آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انہوں نے اجازت مانگی ہمیں ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے. تو انیشل فیز میں جو یہ یورپین طاقتیں آ گئی تھی تجارت کے غرض سے آئے تھے، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ ان کے ارادے شاید نیک ہے، تجارت سے آگے یہ جانا نہیں چاہیں گے. اس لیے جہانگیر تھا یا کوئی بھی تھا، انہوں نے ان کو یہ دستک دے دیا، ایک رائٹ ٹو ٹریڈ دے دیا، پرمیشن دے دیا. اور پرمیشن دینے کے بعد انہوں نے شروعات کی، اور شروعات میں پہلے سورت کو لیا، بروچ کو لیا اور ان علاقوں لے لیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں سارے ہندوستان میں پھیل گئی. اور جو ہی یہ پھیل گئی، یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی، وہاں سے فرنچ کمپنی، وہاں سے پورچگیز کمپنی، تو جہاں پہ جماوڑا ہوا وہاں پہ رسا کشی بڑھ گئی. اور رسا کشی کے بعد ان میں جنگیں بھی ہوئی، بیٹل آف مطلب بہت ساری جنگیں فرنچ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوئی، پورچگیز اور ان کے درمیان ہوئی. لیکن آخر میں کیا ہو گیا کہ آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان ساری کمپنیوں کو ہندوستان سے آہستہ آہستہ گریجولی ایلیمنیٹ کر دیا، کہیں پہ موٹیویشن سے، کہیں پہ پرسویشن سے، اور کہیں پہ طاقت کے بل پوتے پہ انہوں نے الٹیمیٹ کیا. اس طرح سے یورپین طاقتوں کا، جب میں یورپین طاقتوں کا کہتے ہیں انیشیل فیز میں آپ لے لیجئے یورپ کی تجارتی کمپنیوں کا ہندوستان میں آنا. تجارت جب ہم تجارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سنجے سبرامنیم جیسے اور بہت سارے اکنامک ہسٹورینس یہ کہتے ہیں جب واسکو ڈی گاما آئے تھے جتنا خرچہ انہوں نے ہندوستان کو سمندری راستہ پہچاننے میں لگایا تھا، یہاں سے جاتے وقت تقریباً 60% زیادہ منافع پروفٹ کما کے وہ واپس لے گئے تھے، جس سے سب لوگوں کو یہ لگا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے. تو اس کے فرق نکالنے کے لیے ہر کوئی ایک ہوڑ میں
लगने लगे। उसमें पोर्चुगीज का एक नेचुरल एडवांटेज था। जी। नेचुरल एडवांटेज थे क्योंकि वही पहले लोग थे जो हिंदुस्तान में आए। वास्को डी गामा, उसी को पहले पता चला कि कहीं पे हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बाहर जो स्पाइसी आइलैंड, जो मसाला जात जो आम चीज़ थी वहाँ पे, और अफ्रीका से वो स्लेव्स को ले आके हिंदुस्तान में ले आते थे, यहाँ से मसाला जात वापस रोम को ले जाते थे। तो इसलिए ये सच है कि उन्होंने जितना इस पे इन्वेस्टमेंट किया, कास्ट्स उनके खर्चे हैं, उससे 100 गुना उन्होंने यहाँ से मुनाफा ले लिया। वजह ये है कि वो पहले लोग जो यहाँ पे आए थे। और सर ये भी कहा जाता है कि काली मिर्च को वो लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और जिसके पास ज़्यादा काली मिर्च पाया जाता था तो उसको सबसे ज़्यादा रईस माना जाता था मेडिवल ओहदे वस्ता के यूरोप में। हाँ हाँ। तो सर ये आप ये बता सकते हैं कि दूसरे यूरोपीय ममालिकों के मुकाबले में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा सक्सेस होने में क्या वजूहात थे? हाँ, ये मैं बता दूंगा आपको। जो मैंने आपको यूरोप का नक्शा बता दिया है, उस वक्त मैं कहूँगा कि 15th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में, तो वहाँ पे जो फ्रांस है एक बड़ा मुल्क इमर्ज हो रहा था। नेपोलियन तो बाद में आ गया, लेकिन नेपोलियन से पहले जो भी हुक्मरान फ्रांस के थे बड़े ताकतवर थे। तो सियासी लिहाज से फ्रांस एक बड़ा ताकतवर मुल्क था, लेकिन बहरिया के हिसाब से नेवल पावर जो है, लीडिंग नेवल पावर जो है वो बरतानिया था। नेवल पावर जो लीडिंग नेवल पावर उस वक्त जो था वो बरतानिया था, क्योंकि इनके जहाज़ जो है बड़े बड़े मोटे मोटे जहाज़ इनके होते थे, और उनमें फौजी वगैरह ये। तो चूंकि पोर्चुगीज़ और स्पेनिश जो एक छोटी छोटी ममालिक थे, लेकिन उनको एक बेनिफिट ये था कि उनको नेवल नॉलेज था, नॉलेज ऑफ नेवी ट्रेड और ट्रेड का नॉलेज उनके पास था, लेकिन ताकत वो अजीम नहीं थी। इसलिए यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में कामयाब हो गई इमर्ज होने में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पोर्चुगीज़ और स्पेन इनके मुकाबले में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में कुछ थी ही नहीं। और जो अंग्रेज़ की हुकूमत जो थी, एक उस वक्त तो एक एम्पायर था जी। और एम्पायर होने की वजह से बरतानिया की मतलब कॉलोनीज दुनिया में बहुत जगह पे थी। उसके बाद जो कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट तस्वर आ गया, बाद में आ गया, लेकिन यह है कि नेवल पावर में माना जाता था। जाहिर सी बात है, पोर्चुगीज़ और स्पेन छोटे दो ममालिक थे, उनके बरतानिया के मुकाबले में उनकी कोई वक़्त थी ही नहीं। फ्रांस जो है, फ्रांस की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आ गई थी, तो वो भी अपनी जगह पे अच्छी थी, लेकिन मुकाबलतन ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर नहीं थी। तो क्या क्या हिकमत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाई थी जो हिकमत इनके पास नहीं थे? हाँ, हिकमत अमली में यह है कि इसमें एक इम्पीरियल आइडियालॉजी, साम्राज्यत का एक नजरिया जो होता है, उसमें प्यार भी है, लव एंड हेट दोनों चीज़ें साथ साथ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मोहब्बत भी करो और नफरत भी करो, यानी कि जंग भी करो और प्यार भी करो। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में पॉलिसी अडॉप्ट की, उन्होंने कहा कि जंग के साथ साथ हमें हिकमत अमली, वार एंड डिप्लोमेसी में हमने चलाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर वो कामयाब हो गए, 2-3 वजूहात थी। क्यों? खाली ये नहीं था कि एक नेवल पावर बड़ा था, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जो मुगलिया दौर था, मुगलिया सल्तनत थी, आहिस्ता आहिस्ता 15वीं सदी यानी कि 18वीं सदी के आखिर तक, जहाँ तक औरंगज़ेब की हुकूमत थी, तब तक एक मुगलिया सल्तनत एक मुकम्मल मजबूत सल्तनत थी, था ना। लेकिन उसके गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुगलिया सल्तनत की बुनियादें धीमी और कमज़ोर होती गई, जिसके नतीजे में हम इलाकाई रियासतें नई वजूद में आ गई हिंदुस्तान में। इन अ वे आई शुड से कि औरंगज़ेब के वफात पाने के बाद सारा हिंदुस्तान बिखर गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह पे हैदराबाद की रियासत वजूद में आ गई, कर्नाटका की रियासत वजूद, बंगाल की हुकूमत रियासत में आ गई, मराठा देश वजूद में आ गया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इसी चीज़ ने फैसिलिटेट किया। अब इस चीज़ को उन्होंने और एक्सप्लॉइट किया जब उन्होंने इन राजाओं को आपस में लड़ाया और जानिशीनी की जंग करवाई और उसमें इनका हिस्सा ले लिया। नतीजन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे ये अंदर आ गए। जगह, पहली जगह बंगाल में बना दी, फिर उसके बाद हैदराबाद में बना दी, फिर अवध में बना दी, फिर दूसरी जगहों में, और वक्त आ गया बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल से लड़ी, उसके बाद बॉक्सर की लड़ाई लड़ी। तो कह रहे हैं कि बैटल ऑफ बॉक्सर जो है, इन्होंने बरतानवी हुकूमत की संगी बुनियाद डालने में इसका एक अहम किरदार है। तो मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नेचुरल एडवांटेज भी हुए, कुछ
मसलियत हकीमत अमली में। और फिर जब इन्होंने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। अब स्ट्रेटजी में फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान के लोगों को ओन करना, उनको अच्छी खुराक देना, उनको अच्छी तालीम देना, क्योंकि इन लोगों ने उनको कहा कि हमारा हिंदुस्तान में आने का एक मिशन है। मिशन यह है कि हम लोगों की बहबूदी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गंवार है, हिंदुस्तान के लोग जाहिल है, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, हिंदुस्तान के लोगों को हुकूमत करने की सलाहियत नहीं है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं गैर महज़िब याफ्ता लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग जो है इनको साइंस का कोई तजुर्बा नहीं है, हिंदुस्तान के लोग जो है इनको मतलब दूसरी दुनिया के बारे कोई इल्म है ही नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में आ गए इनको सिविलाइज करने के लिए, तहजीब याफ्ता बनाने के लिए, और कह दिया कि हम आपको तहजीब याफ्ता बना देंगे हिंदुस्तान मतलब अंग्रेज़ी तालीम देकर, और अंग्रेज़ी सिलेबस यानी कि लिटरेचर जो है हम आपको ये देंगे। तो नतीजतन ये है कि फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने मिशनरीज जो है रोमन कैथोलिक चर्च जो उस वक्त काफ़ी क्राइसिस में था, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो एक नया विर्जन कंट्री है, नया विर्जन लैंड है, इसमें आप अपने कदम जमा दो, आप यहाँ के लोगों को जीतने की कोशिश करो। तभी तो ये हो गया कि हिंदुस्तान में वो जो मिशनरीज रोमन कैथोलिक चर्च के मिशनरीज आ गए, तो उन्होंने यहाँ पे हस्पताल खोले, इन्होंने यहाँ पे स्कूल खोले, स्कूलों में बच्चों को किताबें दे दी, बच्चों को वजीफ़े दे दिए, उन्होंने बच्चों को दूध दे दिया, उन्होंने मतलब बहलाने की हर एक कोशिश की। और मतलब यही है कि बहुत सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए ताकि हिंदुस्तान के लोगों को हम ओन करेंगे। लेकिन मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी उनका एक मफाद था, बुनियादी तौर पर मफाद तिजारत का था, लेकिन आखिरी जो मफाद था यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करने का था। हाँ, दुनिया को कहने के लिए कि हम यहाँ की लोगों की बहबूदी के लिए आए हैं, हकीकतन वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगर उनने रेलवे बना दिया, रेलवे की वजह से आपको और मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन रेलवे बनाने का बुनियादी ये था हिंदुस्तान बहुत फैला हुआ मुल्क है, इसलिए बगावत की सूरत में रेलवे के ज़रिए से हम अपनी फ़ौजों को इमीडिएटली और स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। इसको अगर हम निचोड़ के कहना चाहेंगे एक सेंटेंस में, तो जंग के जरिए ज़मीन को जीतने के साथ साथ वो हिंदुस्तानियों के जहन को जीतना चाह रहे थे। जब हिंदुस्तानियों की आप बात करेंगे, पहले आप इसमें एक तबका जो मेजॉरिटी तबका था, वो जो तबका था वो जो छोटे मतलब तादाद उनकी ज़्यादा थी। तादाद जो किस गांव, हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क है ना, ज़राई मुल्क में तो अक्सरियत किन की है, किसानों की तादाद है 90% के बराबर है। उसके बाद जो 10% रहता है, 10% में तो मिडिल क्लास आ जाता है और अपर क्लास आ जाता है। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टारगेट ग्रुप था वो मिडिल क्लास था और अपर क्लास था, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैकावले ने जो अपना तस्वर एजुकेशन का दे दिया कि उसने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को तालीम देंगे। दो चीज़ें उसने कही, एक तालीम यह है कि हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो गरीब तबका नहीं होगा बल्कि मुतवस्त और अपर क्लास का तबका, ताकि ये हमारे नुमाइंदे बने, ताकि हमारे नुमाइंदे भी और बरतानवी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बने हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको तालीम दे दी। तभी तो आप देख लेंगे राजा राम मोहन राय थे, रानाडे थे, या और भी थे, वीरेशलिंगम थे, और भी बहुत सारे साउथ के भी ज्योति बोफले थे, वो बरतानवी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बन गए। और इन लोगों ने ही बरतानवी तालीम की, मॉडर्न एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन की हिमायत की। वेस्टर्न एजुकेशन हिंदुस्तान में नहीं फैलता अगर इन लोगों को सपोर्ट, जो हम इसको बोलते हैं एनलाइटन्ड इंडियंस, एनलाइटन जो रोशनास हुए थे, जो ने पढ़ा लिखा था, वो लोग इनको सपोर्ट किए। लेकिन अगर निचली लेवल पे आप देख लेंगे, अभी भी वो जो किसान जो हिंदुस्तान का, ये उनको अपना दुश्मन ही समझते थे, ये उनकी मुखालिफत करते थे, एग्जैक्टली उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। और ये ट्राइबल रिवोल्ट्स, पीजेंट रिवोल्ट्स, ये सब सारा 1857 का गदर, ये सब इसी के अंदर, इसी के अंदर था ये। लेकिन ये जो अंग्रेजों का जो तालीम हासिल की, ये सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह, चाहे राम मोहन राय हो या वीरेशलिंगम हो, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो। एग्जैक्ट मुझे वो भी चीज़ याद आ रही हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती थी कि अगर अंग्रेज़ यहाँ ना आते तो एक भी खातून हिंदुस्तान में ना बसती। कि मैं तेलुगु की एक खातून का आपको
मिसाल पेश करना चाहूँगा कि वो ये मुसली गंटी रमाबाई अम्मा जो पहली तेलुगु की ख़वातीन का रिसाल निकाला, वो ये कहती थी कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ना आते और यहाँ के जो बुरे निज़ाम थे, जैसे सती की रिवाज थी, छोटे बच्चियों को शादी करने का रिवाज था, बेवाओं को दोबारा शादी करने पे पाबंदी लगाई थी, तालीम से उनको दूर रखा जाता था, तो ये सारे चीज़ों को देख के वो इतनी परेशान थी कि अंग्रेज़ों से वो इतनी मुतासिर हो गई कि अंग्रेज़ अगर नहीं आते तो शायद एक भी खातून ना नहीं बचती। तो इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़े लिखे लोगों का जहन को कब्जा किया था। तो ज़मीन को कॉलोनाइज करने के साथ साथ जहन को भी उन्होंने कब्जा किया है। उसमें वजह थी कि लॉर्ड मैकाउली का जो है जो मिनट्स उसने बनाया, हाँ जी, वो उसमें उसने टारगेट क्या रखा था, एक तो ये कि उसने कहा था कि हिंदुस्तान में हमने एक ग्रुप पैदा करना है जो रंग के लिहाज से खून के लिहाज से हिंदुस्तानी हो, लेकिन जहन और फिक्र के लिहाज से वो बरतानवी हो। और ये जो औरत की आप बात कर रहे हैं, ये उसी की पैदावार थे। राजा राम मोहन राय भी उसी का पैदावार था। तो इसलिए जो है कि जो वो जो मैंने आपको बताया कि एक हिकमत अमली, ये भी उसी हिकमत अमली का नतीजा था। तो नतीजा यह है कि उनकी एजुकेशनल पॉलिसी थी या उनकी डिप्लोमेसी थी, उसमें इस हद तक वो कामयाब हो गए थे कि उन्होंने एक ग्रुप हिंदुस्तान में बनाया था और वो उनके लॉयलिस्ट्स थे, वो उनके सपोर्टर्स थे, उनके फेथफुल लोग भी थे। मैं नहीं कहूँगा कि मरात उनको तो जिसकी वजह से वो बोली अंग्रेज़ों की बोल रही थी, लेकिन चूंकि उनका एक्सपोजर हुआ था, तालीम नहीं आई थी, उन्होंने ये समझा था। देखिए हिंदुस्तान में इससे पहले तस्वुर था, जाति का तस्वुर था। अब उन्होंने कहा कि ये हमारी अक्ल से बाहर है कि कौम को आप तबकों में बांधते ये करते हो, अरे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सूर्य। तो अंग्रेज लोग तो इसके बारे में उनको तस्वीर कहा कि कौम है, इसको क्यों आप डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कोई औरत जो है उसका हस्बैंड मर गया, उसकी औरत को क्यों अपने आप को जलाने की ज़रूरत है, सती की रस्म अदा करने। तो उनका तस्वीर था कि अगर इसी तरह से कोई औरत मर जाएगी, क्या मर्द उसके पीछे अपने आप को जला देगा। मतलब एक आर्ग्यूमेंट था, और इस आर्ग्यूमेंट में तो उन्होंने यही देख लिया कि वो ये है कि उन्होंने इस किस्म की कोशिश की, लेकिन कामयाब भी हो गए एक तबके को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ज़मीन के साथ जहन को भी कब्जा करके अंग्रेजी साम्राज्याती ताकतों ने अपनी रियासत को, अपनी हुकूमत को यहाँ कायम किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस गुफ्तगू के ज़रिए आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे कि किस तरह मगरबी यूरोप से पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह नवाबादियाती ताकतें 16वीं सदी से शुरुआत से लेके किस तरह हिंदुस्तान में कदम रखे, आपस में झगड़े, और फाइनली किस तरह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे बैटल ऑफ प्लासी के ज़रिए से हो, बैटल ऑफ बक्सर के ज़रिए से हो, मैसूर के जंग के वजह से हो, और मराठों के जंग के वजह से हो, किस तरह अपने हुकूमत को यहाँ कायम किया, ये हमने समझा। उसके साथ साथ जंग के ज़रिए से ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा करने के साथ साथ तालीम के ज़रिए से उन्होंने हिंदुस्तानियों के जहन को भी कब्जा किया। हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद काव साहब, हम आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। इस उन्वान पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, प्रोफेसर लक्ष्मी सुब्रमण्यम की हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोनों किताब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पता पे राब्ता कायम कर सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइंदा क्लास में आपसे मुलाकात करने की उम्मीद है। तब तक इजाज़त लेता हूँ। आदाब।